जनवरी 2024 में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आए थे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के तौर पे। प्रधानमंत्री मोदी चाय के स्टॉल पर गए जयपुर के हवा महल के पास। उन्होंने उधर चाय पी और प्रधानमंत्री ने यूपीआई के जरिए पैसे दिए। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने बाद में ऑफिशियल बैंक्वेट में ये बोला, And I will not forget the chai we shared together close to the palace because it was a chai paid with UPI. एक डेवलप देश के लीडर खुद सरप्राइज हो गए कि एक डेवलपिंग देश में एक स्ट्रीट वेंडर को पैसे मिलते कैसे। हर दिन यूपीआई पर 60 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पर ये सिस्टम चलता कैसे, कौन यूपीआई के लिए पैसे देता है और फोन पे और जीपे जैसी कंपनीज पैसा कमाती कैसे? दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अब मान लो कि राहुल एक दुकानदार के पास जाता है 100 रुपए की यूपीआई पेमेंट करने के लिए। इस चीज़ के लिए उसको क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। अब आगे की कहानी समझने के लिए ये जान लो कि दो तरीके के यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। पहला पीयर टू पीयर, जैसे जब आप अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफ़र करते हो, और दूसरा है पीयर टू मर्चेंट, यानी कि जब आप दुकानदार को पैसे देते हो। हर यूपीआई यूज़र का एक वीपीए है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जो मान लो एक ईमेल आईडी की तरह है। इस वीपीए से ही कोई आपको यूपीआई की दुनिया में ढूंढ सकता है। बिना बैंक अकाउंट नंबर दिए हुए इस वीपीए के जरिए आप पैसे भेज सकते हो और मांग सकते हो। अब हर यूपीआई पेमेंट में 4 पार्टीज होती हैं, राहुल यानी कि पेयर, दुकानदार यानी कि रिसीवर, राहुल का बैंक और दुकानदार का बैंक। और इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहा है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो मान लो देश के यूपीआई ट्रांजैक्शंस का एक ट्रैफिक कंट्रोलर है। जब राहुल पे का बटन दबाता है अपनी जीपे ऐप के जरिए, तो ये रिक्वेस्ट एनपीसीआई को डायरेक्टली नहीं जाती, बल्कि जाती है एक पीएसपी को, यानी कि एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। हर यूपीआई ऐप का एक लाइसेंस बैंकिंग पार्टनर है जिसको पीएसपी बोलते हैं। जैसे जीपे का है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी। और ये पीएसपी डिसाइड करता है कि आपका यूपीआई आईडी लगेगा कैसे। तो अगर आपका जीपे अकाउंट है और यूपीआई आईडी में @OKAccess है, इसका मतलब है कि जीपे एक्सिस बैंक को यूज कर रहा है आपके अकाउंट के पीएसपी के लिए। तो जैसे ही राहुल ने जीपे की रिक्वेस्ट भेजी, ये रिक्वेस्ट गई पीएसपी के पास और पीएसपी से गई एनपीसीआई के पास। एनपीसीआई दुकानदार का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस देखता है और ये वेरीफाई करता है कि दुकानदार की डिटेल्स सारी लेजिटिमेट है या नहीं। तो अब ये एड्रेस रिजॉल्व हो गया। एड्रेस रिजॉल्व होने के बाद राहुल अपना पिन डालेगा। अब आगे क्या होता है उससे पहले आपको एक स्टेप समझना होगा जो राहुल ने कभी रियलाइज ही नहीं किया उसके साथ हुआ। जैसे ही राहुल ने गूगल पे डाउनलोड करी और अपना यूपीआई सेटअप किया, उसके फ़ोन ने चुपचाप बैकग्राउंड में एक स्टेप उठाया। फ़ोन ने एक साइलेंट एसएमएस भेजा। ये एसएमएस पीएसपी को जाता है और राहुल को पता भी नहीं चलता। इस एसएमएस में है एक बड़ा सा एन्क्रिप्टेड कोड जो बस राहुल के डिवाइस के लिए। जैसे ही पीएसपी को ये एसएमएस मिलता है, पीएसपी को 2 चीज़ें पता चलती है। पहला, राहुल का डिवाइस आईडी, और दूसरा कि ये एसएमएस किस मोबाइल फ़ोन नंबर से आया है, जिसका मतलब है कि ये सिम इस डिवाइस में फिजिकली मौजूद है। ये डिवाइस आईडी और राहुल का मोबाइल नंबर उसका एक डिवाइस फिंगरप्रिंट बन जाता है। इसके बाद राहुल का अकाउंट इस फ़ोन से बाउंड है। इसका मतलब है कि आपका यूपीआई अकाउंट बस आपका नहीं है, वो आपका है इस स्पेसिफिक फ़ोन पर। और ये आप टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप अपना सिम निकाल दोगे और किसी और के फ़ोन में डाल दोगे और उनके फ़ोन से यूपीआई पेमेंट करने की कोशिश करोगे, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बस सिम चेंज करने से काम नहीं होता। सिस्टम को सिम भी चाहिए और वो रजिस्टर्ड डिवाइस भी चाहिए। और अगर आप फ़ोन चेंज करना चाहो तो क्या होगा, ये आपको पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। जहाँ नया फ़ोन अपना साइलेंट एसएमएस भेजेगा जिससे एक नया डिवाइस फिंगरप्रिंट क्रिएट होगा। तो जब भी राहुल यूपीआई से पेमेंट करने की कोशिश करता है, अपना पिन डालने से पहले एनपीसीआई चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट सही डिवाइस से आ रही है या फिर नहीं। अगर आंसर नो है तो ये ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है, पिन डालने की जरूरत भी नहीं है। अब हमारे केस में राहुल के साथ नहीं हुआ, तो अब राहुल पिन डालेगा। जब उसने अपना 6 डिजिट कोड डाला, इस पिन को एन्क्रिप्ट किया जाता है और ये चीज ना जीपे देख सकता है, ना उनका पीएसपी और ना एनपीसीआई, बस राहुल का बैंक देख सकता है। वो इसको डिक्रिप्ट करेंगे और फिर इस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट कर देंगे।
इसी वजह से यूपीआई इतना सिक्योर है। 2 चेकिंग लेयर है, पहला आपका डिवाइस और फिर आपका पिन। ये जब सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं तो फिर एनपीसीआई राहुल के बैंक को एक मैसेज भेजता है कि भाई इनके अकाउंट से पैसा आप निकाल लो। फिर बैंक 2 चेक्स करता है कि राहुल के पास 100 रुपए हैं या नहीं, और क्या उसने अपनी यूपीआई की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट पार तो नहीं करी। जब ये दोनों चीजें चेक हो जाती हैं तो 100 रुपए डेबिट होंगे राहुल के अकाउंट से और एनपीसीआई को कंफर्मेशन मिल जाएगी। अब राहुल के अकाउंट से तो पैसे डेबिट हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि दुकानदार को पैसे पहुंच गए। अभी ये पैसे एनपीसीआई के पास हैं और एक फाइनल टेस्ट होगा अब, जहाँ एनपीसीआई दुकानदार के बैंक से पूछेगा कि क्या ये अकाउंट एक्टिव है, क्या इस अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस है, और ये जब दोनों चीजें चेक हो जाएंगी तब एनपीसीआई ऑथेंटिकेशन देगा कि 100 रुपए दुकानदार के अकाउंट में हम डिपॉजिट कर सकते हैं। जब ये कंफर्मेशन मिल जाती है तो एनपीसीआई ये मैसेज गूगल पे को भेजता है और गूगल पे फिर राहुल को भेजता है। इन सारी चीजें करने में 2 सेकंड भी नहीं लगते। अभी ट्रांजैक्शन तो हो गया, पर एक्चुअली पैसा, जो फिजिकल पैसा है वो कहाँ है? डिजिटली तो आपको दिख जाएगा कि भाई दुकानदार को पैसे मिल गए, पर क्या एक्चुअली पैसे ट्रांसफर हुए? नॉट रियली, क्योंकि जब एक्चुअल सेटलमेंट होती है जहां एक बैंक दूसरे बैंक को ट्रांसफर करेगा, ये बैचेस में होती है। अब आप खुद इमेजिन करो कि कई लोग हैं जो सेम दुकानदार को पैसा दे रहे हैं यूपीआई से, कुछ के अकाउंट एचडीएफसी में, कुछ के आईसीआईसीआई में, और दुकानदार भी पैसे दे रहा है अपने सप्लायर्स को जिनके अकाउंट एचडीएफसी में और कुछ के आईसीआईसीआई में। तो ये सेटलमेंट रियल टाइम नहीं होती, क्योंकि इससे आपको हजारों बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने होंगे, बल्कि दिन के एंड में एनपीसीआई कैलकुलेट करता है कि हर बैंक दूसरे बैंकों को कितना नेट अमाउंट ओ करता है, फिर एक ट्रांजैक्शन कर दिया जाता है जिससे बैंक के बीच में सेटलमेंट हो जाती है। तो राहुल और दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेटलमेंट इमीडिएटली हो गई, पर बैंक्स के बीच में इमीडिएटली नहीं होती, कुछ टाइम लगता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई इतने सारे प्रोसेसेस हुए पर यूपीआई तो फ्री है, तो भाई इन सारे प्रोसेसेस के लिए पैसा कौन दे रहा है? अब आपके लिए और मेरे लिए तो यूपीआई फ्री है, पर एक्चुअली सिस्टम फ्री नहीं है। आरबीआई ने 2022 में कैलकुलेट किया था कि एक 100 रुपए के P2M ट्रांजैक्शन के लिए 25 पैसे खर्च होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। ये 25 पैसे डिफरेंट पार्टीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो अगर 25 पैसे की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है हर 100 रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए, तो ये कॉस्ट भर कौन रहा है? एक्चुअल में ये ट्रांजैक्शन फ्री नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स में भी एक ट्रांजैक्शन फी होती है और इस फी से इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया जाता है। जैसे मान लो अगर राहुल ने क्रेडिट कार्ड यूज किया होता तो दुकानदार को तो 100 रुपए नहीं बल्कि 98 या फिर 99 रुपीज मिलते, और जो 1-2 रुपए हैं वो वीजा या फिर मास्टर कार्ड को देने पड़ते। तो इसीलिए अगर दुकानदार को 100 रुपए देने हैं, एक्चुअली राहुल को 101 या फिर 102 रुपए देने होंगे। इसी तरह पूरा ग्लोबल क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क काम करता है। जब यूपीआई लॉन्च हुआ था उसकी मर्चेंट पेमेंट में ट्रांजैक्शन फी 0.3% थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि सरकार को डर था कि अगर हमने ट्रांजैक्शन फीस डाली तो लोग यूज नहीं करेंगे। इसलिए जनवरी 2020 में सरकार ने ट्रांजैक्शन फीस हटा दी बिल्कुल, क्योंकि सरकार कैशलेस इकोनॉमी प्रमोट करना चाहती थी और ये तरकीब काम कर गई। यूपीआई ने 2020 में हर महीने 2 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करे, जो 5 साल बाद 18 बिलियन हो गया। दुनिया में आधी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स इस वजह से अब इंडिया में होती है, और इसके पीछे एक मेजर कारण ये जीरो ट्रांजैक्शन फीस ही था। तो अब सवाल यह है कि हु इज पेइंग फॉर दिस फी? जब ये फीस हटाई सरकार ने तो उन्होंने एक सब्सिडी स्कीम बनाई बैंक्स और पेमेंट कंपनीज को पैसे देने के लिए। ये सब्सिडी फी सबसे पहले दुकानदार के बैंक को दी जाती है, और जो बच गया वो राहुल के बैंक, पीएसपी और गूगल पे जैसी एप्स को दी जाती है। पर एक प्रॉब्लम है, यूपीआई का स्केल इतना बढ़ गया है कि ये सब्सिडी स्कीम अब सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कवर ही नहीं कर सकती। हर साल सरकार 2 से 3 हजार करोड़ एलोकेट करती है सब्सिडी के लिए, पर डिफरेंट कंपनीज को 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, यानी कि सब्सिडी से 4 गुना ज्यादा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि बिना ढंग की मेंटेनेंस के ये नेटवर्क को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से पिछले साल मार्च और अप्रैल के बीच में यूपीआई में कई आउटेजेस हुई, क्योंकि ट्रैफिक ओवरलोड हो गया। बैंक्स और पेमेंट कंपनीज इस अडॉप्शन को मेंटेन ही नहीं कर पा रही है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए एनपीसीआई ने अब ट्रांजैक्शन लिमिट लगा दी है, ताकि कम से कम आउटेजेस तो ना हो। क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस नहीं मिल रही लोगों को, इसलिए उनका कहना है कि हम सेफ्टी में भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। जैसे वीजा और मास्टर कार्ड 7 से 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करते हैं
फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। और क्योंकि अब देश में यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मेन पेमेंट गेटवे बन गया है, इसलिए रिस्क भी है। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसीज ने यह भी कहा था कि यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा सकता है साइबर अटैक्स में। इसीलिए एप्स और बैंक्स कहते हैं सरकार से कि भैया आप सब्सिडी और दो। सरकार कहती है कि हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है जिससे तुम्हारा और लोगों का कितना फायदा हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो। उनका कहना है कि भैया आपको ट्रांजैक्शन से पैसा क्यों कमाना है, और भी तो कई तरीके हैं पैसा कमाने के लिए। जैसे अगर आप बिल दे रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो, पानी का हो या फिर फोन बिल का हो, ये एप्स आपसे कन्वीनियंस फी चार्ज कर सकती हैं। वो क्रेडिट कार्ड कंपनी से भी पार्टनर करती है और क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हो तो उसका एक कमीशन भी लेती है। फिर वो दुकानदारों को साउंड बॉक्सेस बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। तो सरकार का कहना है कि आपके पास इतने तरीके हैं पैसा कमाने के, आप रो क्यों रहे हो। जबकि बैंक्स और पेमेंट कंपनीज का कहना है कि अनलेस हमें ट्रांजैक्शन फी मिलेगी ढंग की, हम इस नेटवर्क को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। What is clear is that this system is now the backbone of the country. And honestly, मेरे पास कोई correct answer नहीं है कि which one of them is right. To me, both of them sound right. पर एक solution जो हो सकता है वो है कि हम हर transaction पर fee charge ना करें। पर अगर एक ट्रांसफर अमाउंट मान लो 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उसमें हम एक ट्रांजैक्शन फी चार्ज कर ले, जिससे ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन किया जाए। दी अदर ऑप्शन इज कि सरकार अपनी सब्सिडी फी बढ़ा दे। व्हाट इज क्लियर इज कि एटलीस्ट प्रेसिडेंट मैक्रोन को कोई दिक्कत नहीं आई अपने चाय के ग्लास के लिए पैसे देने में।